आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। ये प्यारा कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो ख़ास बात है कि ये बहुत ही सिंपल है, बट ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है चुटकी बजाते हुए। ये इतना प्यारा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से हम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी जो सॉल्यूशन है वो इतनी आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसे सॉल्व कर ले अगर वो समझ ले तो। ये समझने में जितना आसान है, उसकी जो डेप्थ है वो हमें उतनी ही थियोरेटिकल डेप्थ में ले जाती है। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात कर रखा है, लेकिन आज मैं इस वीडियो पे बात करूंगा कि हम इसकी मदद से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और कुछ ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम को हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये है गॉस लॉ। आपको पता है कि जहाँ भी सिमेट्री आती है वहाँ हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, और ये हमारे प्रॉब्लम्स को इतना सिंपल कर देता है कि ये पूछो ही मत। और ये जो थ्योरम है वो बेस्ड है और ये जो हमारा थ्योरम है वो बेस्ड है किसके, आपको पता ही होगा। और ये जो हमारा थ्योरम है वो बेस्ड है किसके, आपको पता है, फ्लक्स पे। जी हाँ, ये फ्लक्स पे बेस्ड करता है। तो फ्लक्स पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया तो गॉस ने देखा कि अच्छा, ये जो फ्लक्स है वो किसी एक चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है। तो क्या होगा कि हम ये देखें कि एक्चुअली जो फ्लक्स बताता है वो डेंसिटी को बताता है कि वहाँ पे चार्ज कितनी मौजूद है। तो अगर हमको एक क्लोज सरफेस बना लें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ उस सरफेस से निकलेंगी वो हमें डायरेक्टली ये बता देगा कि वहाँ चार्ज कितनी है। और अगर हमें पता चल गया वहाँ चार्ज कितनी है तो हमें इजी वे में पता चल जाएगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। और हमने बहुत अच्छे वे में देखा है कि ये हमें क्या क्या नहीं दे सकता है। तो अगर आपको गॉस लॉ की डेप्थ में जाननी है तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। आपको ये बात पता है कि गॉस लॉ जो है वो सिर्फ सिमेट्री पे काम करती है। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट चार्ज हुई और वो सिमेट्री पोजेस नहीं करता तो वहाँ पे हम लगा नहीं सकते। सिमेट्री इसलिए कि हमें कोई क्लोज सरफेस बनाना है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हो, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्मली वेरी करे और कहीं भी ऐसा नहीं कि नॉन लीनियर तरीके से वेरी करता है तो वहाँ हम गॉस लॉ इजीली लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई एक फाइनाइट रॉड होगा, अगर रॉड को आप देखें या फिर किसी तार को आप जब देखते हैं, जूम करेंगे तो वो क्या होती है, सिलेंडर टाइप की लगती है। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो देती है। पर अगर हम उसे फाइनाइट कर दें तो वहाँ पे हम गॉस लॉ को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि उसके एंड में वो सिमेट्री जो होती है ब्रेक हो जाती है। और आपको पता है कि जो वायर होती है उसको जूम करने पर हमें सिलेंडर टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। जब आपके पास वो ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ सिमेट्री ख़त्म हो जाएगी और हम गॉस लॉ वहाँ नहीं लगा सकते। तो ये तो हुई गॉस लॉ पे। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास 2 और 3 तरह के प्रॉब्लम्स होंगी। पहली जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो प्रॉब्लम हमने क्या किया, एक कैपिटल आर का एक कंडक्टिंग सरफेस ले लिया। अंदर से ये क्या है, हॉलो है। ये हमारी हॉलो सरफेस है जिस पे चार्ज जो रखी हुई है वो क्या है, सरफेस पे रखी हुई है, और मान लेते हैं जो इसकी सरफेस डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसके बाहर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास एक रॉड है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, जैसे कि आपके पास बड़े बड़े केबल होते हैं, बड़े बड़े वायर्स होते हैं। तो वो हम एक टाइम के मान लेते हैं कि ये काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पे हमें पता है, अभी मैंने कहा कि हम वायर को सिलेंड्रिकल सिमेट्री ले लेते हैं। तो अगर कोई एक इनफाइनाइट रॉड है, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो वन लाइन में वो वेरी करती है और यूनिफॉर्म है। तो आपको ये बताना है कि एक आर डिस्टेंस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो सकती है। उसके अलावा उसके बाद हम और चीज़ों में बात करेंगे। अगर जो हमारी रो है या फिर सिग्मा है, अगर वो डिस्टेंस के साथ वेरी करी तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। आई थिंक आपको इन सब प्रॉब्लम के अलावा इन सब प्रॉब्लम के बारे में कुछ तो अंदाज़ा है। मैं इसीलिए सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत करता हूँ ताकि आपकी अटेंशन मुझे मिले और हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ से हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सिंपल चीज़ों से, और शुरुआत करते हैं हम पहले स्फेयर वाले से, इस चीज़ से। तो अगर हमें इनसाइड देखना है तो हमने एक गॉस सरफेस बना लिया R1 रेडियस का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो अगर हम इनसाइड ले लें, जहाँ पे हमने ये कहा कि R1 इज लेस देन क्या है, R है,
और ये कंडक्टिंग सरफेस, ये हॉलो सरफेस है, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और हमें जो हमारी जो थ्योरी है गॉस लॉ की, वो ये कहती है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक गॉस सरफेस बनाएंगे तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी विथ डेट। ये जो होगी, जो इंटीग्रेशन होगी, वो क्या होगी, गॉस के लिए होती है, इस गॉस सरफेस के लिए होती है, जो आपने एक इमेजिनरी सरफेस बना रखा है। ये जो गॉस हमने R1 की बना रखी है, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी। और ये जो पूरी की पूरी जो सरफेस देगी वो आपको बताएगी कि इसके अंदर चार्ज कितनी रखी हुई है, क्यू इनक्लोज्ड आपको ये बताएगा। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा नंबर 1 फिगर है। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें और इस केस में देखते हैं तो इन साइड में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज अगर यहाँ 0 है तो हम ये सीधे बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रैंड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर ई जो होगी वो अंदर सिंपली 0 होगी, बिकॉज डी ए एक एरिया है, तो एरिया अंदर तो 0 होगा नहीं, है ना, 0 तो हो नहीं सकता एरिया, देयर इज सम एरिया, तो क्या 0 हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो हम इस बेसिस पे ये कह दिए कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज या कंडक्टिंग स्फेयर है और उस पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स उसके स्फेयर में रखी हुई है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर इसको फिजिकली समझना है तो ये क्या काम करता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इनसाइड जब ये हॉलो रहता है, हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी एक दूसरे को इनसाइड में 0 कर देंगी, मीन्स कैंसिल आउट कर देंगे, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा के लिए 0 मिलता। इसकी जो एप्लीकेशन है, आप बोलेंगे इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैराडे केज आपको पता होगा, जानते हैं। फैराडे ने एक बार क्या किया, अपने लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया और उसने इस चीज़ को ऑलरेडी जान चुका था कि ये चीज़ प्रूफ होती है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, इस पिंजरे में रखा अपने आप को, एक इंसुलेटिंग चीज़ लिया और पिंजरा में अपने आप को कैद कर दिया और अपने असिस्टेंट को बोला कि भाई तू क्या कर, इस पर चार्ज देना, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करना शुरू कर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो भी फॉलो होगा वो क्या होगा, इसमें होगा। ये तो पूरा पिंजरा है आपका, तो ऑब्वियसली लोग सोच रहे थे कि भाई पिंजरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑब्वियसली ये आदमी तो मर जाएगा, बट उन्हें पता था कि ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, देयरफॉर कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड 0 हो जाएगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मजे से अपना सिगार जला रहे थे। सिमिलरली जब हम सिग्नल जैमर का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं होता है ना सिग्नल जैमर का यूज़ करते हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं जो सिग्नल जैमर की तरह काम करता है। सपोज आपने किसी का मोबाइल ले लिया और चाहते हैं आप ये कि उसका सिग्नल चले जाए, तो आप क्या करो, उस मोबाइल को लो और कंडक्टिंग सरफेस के हॉलो सरफेस के अंदर रख दो। तो आपको पता है कि जो भी सिग्नल्स आती हैं वो क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव सिग्नल, रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे उसे, रेडिएशन कहेंगे। और ये जो रेडिएशन है बेसिकली वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दोनों होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अंदर में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो 0 हो जाती है। तो जब भी आप किसी मोबाइल फ़ोन को एक बंद डिब्बे में घुसा के रखोगे जो कि कंडक्टिंग है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो कोई भी रेडिएशन अंदर जा नहीं सकता है। इस मीन्स की उसका जो सिग्नल आता है वो सिग्नल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो कभी भी फ़ोन नहीं कर सकता। इसीलिए कभी कभी कुछ एग्जाम हॉल्स इस तरह से बनाए जाते हैं, इस कुछ लेयर्स बनाए जाते हैं उसमें, कि आपका वहाँ जो पूरा हॉल है वो सिग्नल जैमर की तरह यूज़ होता है, ताकि कोई भी डेटा वहाँ से निकल ना सके। तो जैसे कि कुछ सीक्रेट सर्विस होती हैं, NSA वगैरह होती है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है कि लोग वहाँ पे मोबाइल लेके जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, किसी भी वे में आप डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ उसकी एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं आउटसाइड में क्या होगा। इसी केस में अगर हम आउटसाइड की बात करते हैं, बेसिकली सरफेस पे चार्ज रखी हुई है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर जाएगी, है ना। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, यानी कि R2 डिस्टेंस पे हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट्स से इट इज P। तो हमने क्या करना है कि एक डिस्टेंस है, मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R, मीन्स वी आर इन आउटसाइड। आउटसाइड में हमने बना दिया, तो आउटसाइड में जब हमने एक गॉस सरफेस बना दिया तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे जो चार्ज हमने डाला है एक कंडक्टिंग स्फेयर पे, उसे ये इनक्लोज कर लेता है। तो अच्छा, इसकी हम पहले निकाल लेते हैं कि इस पर जो कितनी चार्ज रखी हुई है, चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस पर चार्ज क्यों रखा हुआ है और इसकी जो पूरे की पूरी कंडक्टिंग सरफेस का एरिया है वो 4πr²। आपको पता है सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, 4πr²। तो ये हमारी एक हो गई ना। ये यूनिफॉर्म है इसलिए सिग्मा आपकी वेरी नहीं करेगी, R एक कांस्टेंट है, Q इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अब बात करेंगे हम सिंपल E इंटू डी ए। मैंने पहले ही कह दिया कि E डॉट डी ए है वो क्या होती है, वो गॉसियन सरफेस पे हमेशा अप्लाई होती है। ये जो इंटीग्रल है इससे कोई मतलब नहीं सोर्स आपका कहाँ है, कैसा है। जो सबसे ज़्यादा मतलब रखता है वो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो सोर्स पे डिपेंड करता है, ये सोर्स पे आपका अप्लाई होगा कि सोर्स आपका कैसा है। ये सिर्फ बात करता है आपकी गॉसियन सरफेस कैसी है।
तो गॉसियन सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ से, इन सब चार्ज की वजह से वो तो यूनिफॉर्म निकलेंगी और वो इसी डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में आर बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी रेडियस होंगी उसी डायरेक्शन में होंगी। तो आपको पता है अगर हमने कोई एक स्फीयर बना लेना है और वहाँ से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो बेसिकली वो किस डायरेक्शन में होंगी, वो इसके रेडियस की डायरेक्शन में होंगी, इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन द रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो क्या होगी, ई को हम लिख सकते हैं ई इन आर हैट। अब डी ए, बिकॉज ये फ्लक्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर एक एरिया वेक्टर है। तो पहले हम तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे पर इसके साथ डायरेक्शन होती है। तो मैंने इससे पहले भी बात कर रखा है, जब भी आप किसी एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। अगर ये मेरा सरफेस एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा डायरेक्शन उसे ही हम कहेंगे एरिया वेक्टर। अब बताइए जो सरफेस इस तरह से है, परपेंडिकुलर क्या होगा, वो हर चीज़ जो सेंटर से होकर गुजरेंगी। जो भी लाइन अगर आपने सेंटर से होकर गुजारना है तो आप अगर इस पर टेंजेंट बनाओगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये कि जो आर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है। कोई भी सर्कल आप बना ले और कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर पास करेगी वो एक टेंजेंट बनाओ, यानी कि वो उस पेरीमीटर पे, वो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर बनाएंगी। तो परपेंडिकुलर को फिगर आउट करने का एक सबसे आसान तरीका है कर्व्ड सरफेस पे। मान लेते हैं ये हमारा कर्व्ड सरफेस है। अब बताएंगे आपकी जो नॉर्मल खींचना है वो कैसे नॉर्मल खींचेंगे, बस एक लाइन पास कर देना सेंटर से, ये हो गई नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमारी ये डी ए की क्या होगी, सेम आर हेड डायरेक्शन में होगी। तो डी ए भी क्या होगा, आर हेड डायरेक्शन में होगा। आपको पता है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली ई डी ए। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्या नहीं समझ में आया क्या, फिर से बताने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा, क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड को भी साथ में ले लेते हैं। बेसिकली क्यू इनक्लोज्ड जो है वो बताता है कितना चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और मैंने ये कहा कि ये चार्ज है सिर्फ क्यू रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप इसको प्रोसीड से कर सकते हैं, वे क्यू है टोटल चार्ज। तो ई कांस्टेंट है बिकॉज ई क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको अगर एरिया निकालना है तो ये बड़ा ही सिंपल है कि एरिया कैसे निकालेंगे, बिकॉज ये जो टोटल एरिया है उसकी जो कंडीशन क्या है, बेसिकली ये स्फेरिकल है। तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिख देना है ये स्फेरिकल है, देयरफॉर इसको एरिया 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे आर कौन सा देंगे, R1 दें, R2 दें या फिर आर दें, बताएं कौन सा आर दें। अच्छा, यहाँ जो मैंने कंसीडर किया था ये R2, हाँ सॉरी ये ठीक है, बिकॉज इसकी जो गॉसियन सरफेस बना रखा है मैंने वो R2 रेडियस का है। एक बात मैं कह दूं कि ये जो इंटीग्रल हो रहा है वो गॉस सरफेस पे हो रहा है। तो R1 अगर देंगे ये इनसाइड गॉस सरफेस के लिए था, R2 और देंगे ये जो R2 जो इस पे हम काम कर रहे हैं जो गॉस सरफेस बनाया है। बट ये R जो है ये तो ओरिजिन है ना, ये जो हमारे पास एक बॉल है जिसकी रेडियस R है जिस पे हमने चार्ज को पुट किया है, गॉस सरफेस तो R2 है ना भाई। तो R2 ही हमें लिखना है, R2 स्क्वायर, कभी भी R मत डाल देना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हम इसकी फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि मैंने अभी भी डिफाइन कर दिया 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो हम दोनों वे में काम कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एक तरफ तो हम लिखेंगे यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R2 स्क्वायर, या हम इसे कर भी सकते हैं कि आप यहाँ पे सिग्मा R स्क्वायर आ जाएँ, ये 4 पाई तक कैंसिल हो गया तो बचेगा आपको एप्सिलॉन नॉट ओवर R2 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे 2R है, यस 2R है, क्योंकि ये जो R कांस्टेंट है तो ये भी क्या कर रही है, वेरी किससे कर रही है, R2 से ही वेरी कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा आपने, ये तो एक बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह वेरी कर रहा है। ऐसा मान लो कि ये जो चार्ज है वो इतना बड़ा नहीं होगा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। जी हाँ, ये इसी तरह से काम करता है कि अगर आप दूर में जाएंगे तो जो पूरा स्फेरिकल चार्ज है वो ये कहता है कि ये कूलम्स लॉ की तरह फॉल होंगी। तो अगर हमने ई का ग्राफ अगर बनाना है इस पूरे सिस्टम के लिए तो हमने ये देखा R2 से जो वेरी कर रहा है कि कुछ टाइम तक जहाँ तक R1 बराबर R है वहाँ कोई इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, और अचानक हमारे पास क्या हुआ, एक फील्ड आई, एक क्या, अच्छा सरफेस पे कितना होगा, तो अगर ऑन द सरफेस हम बात करेंगे तो ऑन द सरफेस क्या होगा। अच्छा, इसी को ऑन द सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने रेड कलर का गॉसियन सरफेस बनाया उसको श्रिंक करके इसके ऊपर ही बना दो, यानी R के ऊपर, कैपिटल R के ऊपर ही R2 रख दो, ठीक है। तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ऑन द सरफेस बनाने का मतलब R2 इज इक्वल टू R हो गया, ये हमारा एक वेरिएबल है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, विच इज गिव यू
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है कि सिग्मा जैसे ही आप सरफेस पे आओगे ये देगा हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक सडन जंप करेगा। और जैसे ही जंप किया वैसे उसके बाद हमने देखा जैसे ही आप आउटसाइड जाएंगे तो ये तो क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R2 से वेरी करेगा, मीन्स कूलम लॉ की तरह ये धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। अच्छा, आप अगर कुछ मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते मुझे पता नहीं, आई थिंक आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए डिसकंटिन्यूटी की मतलब क्या होती है। डिसकंटिन्यूटी के मतलब ये जो शुरू होता है ओरिजिन से, सरफेस पे आया और सरफेस पे आने के बाद फिर ये वेरी करता है यहाँ कंटिन्यूसली, बट एट द सरफेस ये डिसकंटिन्यूस हो गया बिकॉज यहाँ पे तो आपकी क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सडन जंप किया यहाँ पर। कंटिन्यूस करने का मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ कंटिन्यूटी, यहाँ कंटिन्यूटी, बट यहाँ पर क्या है, एक आपको काइंड ऑफ स्पाइक मिली, तो ये हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस तरह के प्रॉब्लम को करते हैं तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो करती है और इसे ही हम कहते हैं बाउंड्री प्रॉब्लम्स ऑल्सो। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं जहाँ बाउंड्री में चेंजेस आती है, जहाँ बाउंड्री में डिसकंटिन्यूटी आती है। जब हमें बाउंड्री में डिसकंटिन्यूटी आती है तब हम उसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या फिर हम किसी भी एक सरफेस के लिए हो या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए हम उस तरह से बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होंगी और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होंगी, और वहाँ हमें लीड करेगी इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ, या फिर हम इसे कहेंगे डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी ऑफ एनी फील्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सडन राइज किया और धीरे धीरे 1/r² की तरह ये क्या हो गया, 1/r² की तरह ये फॉल किया, और ये साफ साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे आप वैसे वैसे क्या होगी, धीरे 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 बहुत दूर जाएंगे तो ये जो आपको दिखेगा ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, एक बड़ा सा स्फीयर भी। इसे आप समझने के लिए देखिए अर्थ भी क्या है, कंप्लीट स्फेरिकल है। अगर आप बहुत दूर की तरफ चले जाएंगे तो क्या दिखेगा, छोटा सा डॉट दिखता है, और दूर की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल तारों की तरह दिखेगा। तो यही एक चीज़ कहता है कि ये r/² की तरफ फॉल होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होंगी वो r/² की तरफ क्या होंगी, फॉल होनी शुरू होंगी। तो ये है इसका सबसे आसान सा मतलब। अब E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था पिल बॉक्स पे, ठीक है, और उस पर हमने एक अच्छा सा इनफाइनाइट कंसिडर किया था कि इनफाइनाइट आपके पास सीट है और चार्ज जो है वो यहाँ पर भी इसके नीचे की सरफेस पे भी है। तो वहाँ जो आया था वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, ठीक है, और उसके हिसाब से आया था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ देखें आप, क्योंकि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है, और मैंने पहले कहा था ये चार्जेस हैं वो कम्प्लीटली एक ही पैनल पे है, मतलब अपर साइड में है, अंदर से कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसीलिए एक ही की वजह से यहाँ क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों तरफ चले जाता तो ये क्या होती, हाफ हो जाती। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक इसकी तरफ। अब ये एक और चीज़ कहता है कि इस पर देखिए, अब देखिए सरफेस पे क्या होगा, ये एकदम बिल्कुल कांस्टेंट आई, ना जीरो आई ना कुछ, एक सिग्मा बाई एप्सिलॉन कांस्टेंट देगा। अगर आप किसी चार्ज सरफेस के ऊपर रह जाओगे तो आपको बिल्कुल झटका महसूस होगा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होंगी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अच्छा ये बताएं इस केस में तब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्या होगी, इसकी वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जो कि सरफेस पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अच्छा, सिमिलरली मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाइन वाला चार्ज है जहाँ पे आप लैम्डा देते हैं तो आप आई थिंक इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये लैम्डा बाई एल होगा। और जब भी हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज दिया हुआ रहे तो हम क्या करना है, अगर आपको बाहर निकालना है, बेसिकली आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, है ना। तो इसे निकालना बड़ा आसान है। अगेन हम करेंगे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या है मेरा, क्यू इनक्लोज्ड को हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल जो टोटल लेंथ है। अब ये बोलेंगे अब टोटल लेंथ इसकी इन्फिनिटी है तो लैम्डा जीरो हो जानी चाहिए, नहीं, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं ये पूरी जगह पे है। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था इनफाइनाइट सरफेस की, तो वो पूरी जगह पे। तो आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को देख लो और उस पर गॉस सरफेस बना लो। तो ये मैंने मान लिया कि जो हाइट है इसकी क्या है, एल है, और बस ये जो जितना इनक्लोज करेगा उसी पे देखना है। आप बोलोगे ये कैसा मजाक है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ होगे तो आपकी फील्ड व्यू कहाँ है, यहीं तक होगी ना फील्ड व्यू, कहीं तक,
तो बेसिकली आप उसी फील्ड व्यू की वजह से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, आपकी जो फील्ड व्यू है और आप देखने को मिलेगा, तो और ज़्यादा चार्ज आएंगी। तो ये तो चाहे कहीं भी चले जाएं, ये तो क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट ही होंगी ना, क्योंकि इस पर यूनिफॉर्मली लैम्डा आया हुआ है। तो लैम्डा को चार्ज आया हुआ है, तो लैम्डा हमें डिफाइन करना बड़ा सस्ता पड़ता है कि लैम्डा आप डिफाइन कर लें, काम बन जाएगा आपका। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि आपसे कितना भी दूर बन जाए आप इस लाइन को हमेशा देखेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, और आप उससे दूर जा रहे हैं, जितना दूर जाएंगे आपको उतनी बड़ी लाइन, लंबी लाइन दिखेंगी, है कि नहीं, वो उतना ज़्यादा फील्ड व्यू आपका बढ़ेगा, तो उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सपीरियंस करेंगे। देयरफॉर लैम्डा को लेके आना बड़ा ही आसान है। कभी कभी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यार ये एल हम क्यों देते हैं, एल हम इसी वजह से ही देते हैं, एक पर्टिकुलर थोड़ा सा करेंगे, बाकी अपना काम बन गया। ई डॉट डी ए, अगेन मैंने पहले कहा कि ये किस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ये देखें आप, अगेन ये जो सिलेंडर होता है ना वो पाइल्स ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, ये जो पाइल्स हैं सर्कल है, और हर सर्कल का क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। तो देयरफॉर जिससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपकी इस कर्व्ड सरफेस से निकलेंगी वो क्या होंगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें फिर से मिल गया ई, अगर इंटीग्रल डी ए। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम सिंपली लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डी एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई मेरी। अब गॉस सरफेस का देख लेते हैं। गॉस सरफेस का अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चल देगी कि अच्छा इसका मैं इंटीग्रल आपको करके दिखाता हूँ, कैसे आप सिलेंडर का इंटीग्रल करेंगे। देखिए ये जो है सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल दो होंगी। आपको ऑलरेडी पता है कि बेसिकली हम किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, और मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो हम डी एल उसका यूज़ करते हैं, डिफेक्टर डी आर वेक्टर आर हेट एंड आर डी थीटा थीटा हेट। और जब आप इस पे एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया कुछ इस तरह से डिपेंड करेगा कि एरिया में ये जो है वो कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट होता है। तो आप एक पर्टिकुलर आर ले लें, अगेन आर ले लें, यहाँ इसकी जो आर आएगी और डी थीटा आ जाएगी, और थीटा जो होगी वो 0 to 2 पाई से ही सिर्फ वेरी करती है। तो मान लीजिए आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। अच्छा आप ये बोलेंगे कि अरे यार ये क्या आ गया, जी हाँ यही आया है 2 पाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सच में इज दिस इट इज़ करेक्ट और इट इज़ नॉट करेक्ट, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है आप क्या कर रहे हैं। बेसिकली आप जब डिस्क का एरिया निकालते हैं तो डिस्क का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास जब हम 2D में काम करते हैं हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। जब हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं तो हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको काम कैसे करना पड़ेगा, जब आप सर्कल का निकालेंगे तो सर्कल का बड़ा आसान है। सर्कल का निकालना कि ये है कि जब आप सर्कल का निकालेंगे, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, यहाँ आप हाफ कर देंगे। तो हाफ करने का मतलब ये हाफ पाई आर स्क्वायर आ गया, ये आपकी एरिया होगी सर्कल की, दैट्स ऑल। अभी मैं डिटेल पे बात नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरी वो वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। जब आप डिस्क का निकालेंगे तो डिस्क में क्या होता है कि एक और चीज़ चले आती है, उसमें एक और चीज़ चले आती है, तो उसमें थिकनेस आ जाती है। तो बेसिकली अगर आपको निकालना भी है तो सिंपली आप क्या करते हैं कि डिस्क में देखिए कि हर जगह यहाँ मटेरियल भरा हुआ रहता है उसका, ठीक है। तो आप क्या कर लें, दो चीज़ को पिक कर लें कि यहाँ से आर भी वेरी करेंगे और डी ए तो वेरी करेगा ही। तो पहले डी आर ले लें, उसके बाद आर डी थीटा ले लें, ये आएगी 0 to 2 पाई और ये आएगा 0 to r, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाई 2 इस पे इंटीग्रल कर दें और पुट कर दें यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 और थीटा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो डिस्क का भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बट अगर हम स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सर्कल्स, तो इस पर क्या होगा, और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, डी जेड जेड हेट। देखिए ये जो पाइल अप हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब ये बोल सकते हैं आप इसका निकालेंगे एरिया कैसे। इसका निकालना एरिया बड़ा आसान है। अगेन डी ए बराबर हम लिखेंगे, अच्छा बताएं क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे आर डी थीटा, ये इंटू ये कर देंगे आर डी थीटा, ठीक है, एंड डी जेड। डी जेड में क्या मुझे मिलेगा 0 to जितना भी एल है, एल कर दिया मैंने, आर यहाँ पे आ गया, और जो थीटा वेरी करेगा वो कहाँ से वेरी करेगा 0 to 2 पाई वेरी करेगा, क्योंकि 0 to 2 पाई ये वाला आ गया, थीटा जो वेरी कर रहा है ना, और आर तो आर,
तो 2 पाई आर एल मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं आर डी थीटा डी जेड 0 to L, जो मैंने यहाँ L ले लिया, 0 to 2 पाई आर तो मेरी कांस्टेंट ऑलरेडी है, क्योंकि इसका मैंने मान लिया कि चलो ये आर कैपिटल आर हो, ठीक है। अब लैम्डा क्या होगा, अब आप लैम्डा अगर देखेंगे तो ये लैम्डा भी क्या है, जितना हमने यहाँ लिया है, कहाँ तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बेसिकली ये L तक ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो L आ गया। तभी तो हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं इसका एप्सिलॉन नॉट। तो E आ गई आपकी 2 पाई आर एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एल एल जो होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आंसर मिलती है आपको। मैं यहाँ ही कंसिडर करता हूँ कि इसको यहाँ लिख दूँ, तो ये आ गई आपको E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर। देखिए ये है इसकी आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे जैसे आप लाइन चार्ज के लिए, तो वो लाइन चार्ज क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अपना कारनामा दिखाना शुरू होगा जहाँ जहाँ आप गॉस सरफेस ले जाएंगे। बट ये जो डिक्रीज़ करेंगे वो 1 बाई आर स्क्वायर की तरह डिक्रीज़ नहीं करेंगे, वो किसकी तरह डिक्रीज़ करेंगे, बेसिकली इसकी तरह डिक्रीज़ करेंगे जितना बड़ा आपका होगा। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ज का हमने देख लिया। तो लाइन चार्ज क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये एक 1 डायमेंशन चार्ज है, ठीक है, और आप मूव कर रहे हैं 3 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में आपको मूव करने से क्या होगा कि 2 डायमेंशन तो आपकी फ़र्क, 2 डायमेंशन में तो कोई चार्ज नहीं है, 2 डायमेंशन में कोई वेरी नहीं है। तो 2 डायमेंशन में वेरी नहीं होने की वजह से ही आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। वाइल जब आप इन्फिनिट सरफेस लेते हैं तो वहाँ क्या होती है, चार्ज जो होती है, एक तो वो 3D सिस्टम है, प्लस उसमें जो चार्ज है वो इस सरफेस पे होती है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन है। तो आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वो जो पूरी शीट है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसकी एक अलग विजुअलाइजेशन होती है। तो E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये आर से डिक्रीज नहीं होती, पता है क्या होता, तो जैसे कि बड़े बड़े हमारे पास वायर लगे हुए होते हैं ना, तो होता क्या कि 36,000 का जो वोल्ट है, 36,000 वोल्ट हमारे घरों के आसपास जाता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती, ठीक है, क्योंकि आप जितना नीचे जाएंगे उतना तो बड़ा तार दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता तो आपको अंदर से उठा लेता कि यार देखो इतना 36,000 का वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आपको ज़मीन से अपने आप को चिपका लिया। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। जिस तरह का लगता है उस तरह का नहीं। तो हम जो एक लंबा सा वायर है उसको हम इन्फिनिट वायर मान सकते हैं, लेकिन स्टिल ये इन्फाइनाइट सरफेस वाला नहीं है। समझ में आया बात। और जो हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन है उसमें तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो थोड़ी डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास ये है। अब उसके बाद आप एक और चीज़ कंसिडर कर लेना यहाँ पर। यह एक कंसिडर कर लो कि देखो ये जो एक क्लोज सरफेस है उसी पे हमने चार्ज दिया। सिमिलरली सिचुएशन भी तो यहाँ भी क्या कर्व्ड सरफेस है। देखा यहाँ पे ये जो आपकी बना रही है ये भी एक काइंड ऑफ कर्व्ड सरफेस है। मान लो कि हमारा जो रियलिस्टिक सिचुएशन है वो क्या है, जो भी वायर जो बनी हुई है वो क्या है, सिलेंडर टाइप की बनी हुई है। बट जब वायर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा, जो चार्ज होती हैं वो क्या सरफेस पे चले जाती हैं। तो हमने अभी भी देखा स्फेयर में भी क्या होती है 1/r² की तरह वेरी करती है, ठीक है। कोई कांस्टेंट तो होता नहीं है वहाँ पर ना, कांस्टेंट सिर्फ सरफेस पे होगा और धीरे धीरे वो डिक्रीज करती जाएंगी। सेम हाल सेम किस्सा यहाँ है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो अभी मैं बताता हूँ कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने इसलिए कहा कि गॉस सरफेस बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास एक इन्फिनिट प्लेन शीट आई, ठीक, अगर आपके पास एक सरफेस चार्ज है जो कि क्लोज्ड सरफेस पे है, या वो जो सरफेस है आप मान लो वो क्या है, सिलेंडर टाइप का है, इसे इन्फिनिट स्पेस ये जो कैरी करेगा, मीन्स 2D तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हर जगह है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर भी स्फेयर में है, ठीक है, हर जगह आप मान लो सेम सिचुएशन है। स्टिल क्या होता है, स्टिल ये होता है कि जब भी आप आउटसाइड जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेंगी।
जबकि इसमें नहीं होता है ऐसा। इसमें इसलिए नहीं होता है कि एक जो शीट है वो आपको कह दिया कि भाई अगर मैं यहाँ फैला हुआ हूँ तुम तो जाओगे तो ऊपर ही जाओगे ना, ऊपर और नीचे ही वेरी कर सकती हो ना, और तो कहीं जा नहीं सकते, इधर तो जा नहीं सकते, पास तो तुम कर नहीं पाओगे। देयरफॉर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको वो एक्सपीरियंस होंगे, ये कांस्टेंट है, जहाँ भी जाओ वहाँ कांस्टेंट है। पर ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इनकी जो फाइनाइट स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये बोलता है कि आप तो कहीं मूव कर रहे हो ना, आप तो इसके चारों ओर घूम तो सकते हो ना इजीली, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से क्या होता है कि आप इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कि एक टाइम जाने के बाद वो धीरे 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 छोटी हो जाती है, मतलब या। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ आया होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो ग्रिफिथ्स में दी हुई है कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेयर है, मान लीजिए कोई भी स्फेयर है E.dE, और बोला है कि जी अंदर जो है उसकी जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब रो जो है वो फंक्शन है रो ऑफ आर का, और मान लीजिए रो ऑफ आर जो है वो वेरी हो रहा है क्या, मे बी सम कप्पा इंटू आर। तो भाई आप कैसे निकालेंगे इसे? तो क्यू को हम लिख सकते हैं ना रो इंटू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन साइड में एक स्फेयर बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये जो पेरेंट सरफेस है वो आर है, और ये छोटा सा तो स्फेयर आपको देखने को मिलता है वो उसकी डिस्टेंस ये है, तो 4πr² आ गया, ठीक। अब आपको ये देखना है कि इसकी जो डेंसिटी है वो किस तरह से, डेंसिटी हमें दी हुई है कप्पा आर, कप्पा एक कांस्टेंट है, आर आर है, पर आपको ऑलरेडी पता है कि ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को आप डायरेक्ट 4πr³ लिख नहीं सकते, बिकॉज ये रो जो है फंक्शन वो आर आ गया ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं डी को नहीं लिख सकता हूँ इस तरह से, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी को मुझे तोड़ना पड़ेगा 3 इंटीग्रल में। पहले लिखना पड़ेगा मुझे r/dr, आई थिंक इसको मुझे लिखना पड़ेगा r² dr d थीटा साइन थीटा एंड d फाई ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखा, यही सारी चीज़ें आ गई 0 to अब सम पर्टिकुलर r जो आप देखोगे, मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक सिर्फ वेरी कर रहा है, तो 0 to r मैं कर लूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं 0 to पाई, क्योंकि इसमें जो वेरी करता है जब स्फेरिकल में है, जब मैंने बताया रखा है, तो वहाँ हम थीटा को लेंगे 0 to पाई और इसे लेंगे हम 0 to r। तो आप देखना कि कप्पा बाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आ गया, ये कप्पा अलग है। अब देखो ये r इंटू आर, r³ हो जाएगा, r³ का अगर इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r4/4। अब 0 to r है तो r4/4 आ गया। साइन थीटा इंटू डी थीटा बेसिकली आपको देगा 2π, हैंग ऑन 2 देगा, और यहाँ से आपको 2π मिल जाएगा, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ 2π, एप्सिलॉन नॉट यहाँ मैं कर दिया। तो देखेंगे आपको क्या मिलेगा, कप्पा बाई एप्सिलॉन नॉट 4π r4/4, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ क्या मिलेगा 4π सिंपली r², यानी कि जितना आप यहाँ है मीन्स अंदर है, जहाँ से आपकी ये आई हुई है, यहाँ आपने बना रखा है सिंपल, और वहाँ हमने क्या किया कि ये जितना ये पूरे के पूरे अंदर की तरफ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो आपको हैरानी होगी कि ये जान के कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इनसाइड भी होंगे तो आप आर को बेसिकली, आप इनसाइड भी हैं तो आर को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा 4π कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू कप्पा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये 4 तो यहाँ रह गया, ये r4/r² बेसिकली हम अभी सरफेस पे नहीं आए, इनसाइड ही हैं, तो इसकी जो भी अंदर हैं, तो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उतना ही बड़ा तो हमने देखा कि ना जितना चार्ज वो घेरा है, तो यहाँ पे r हम 0 to r कर नहीं सकते जब तक कि हम स्फीयर सरफेस पर ना आए, तो 0 to r ही रहने दें यहाँ पे आप, ठीक है। बिकॉज मैंने कहा ना कि जहाँ तक बनाते, जहाँ तक हमें निकालना है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है वहाँ तक हम इस गॉस सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो देयरफॉर अगर हम अभी भी इनसाइड में हैं तो ये जो r है सिंपली उसको करके, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं सीधे r4 कर दो, ये r² हो गया, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट r²। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये बोलता है कि अगर आप ओरिजिन में होंगे, यहाँ पे ओरिजिन शुरू हुआ तो ओरिजिन r = 0 कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, कंसिस्टेंट आ गया, ठीक। मान लो कि अगर मैंने यहाँ लिखा होता 1/r², ये जो अगर नीचे आता मैंने यहाँ r/4 होता और यहाँ
आर स्क्वायर होता तो क्या कहता है, ये आर बैठा हो 0 तो ई इन्फिनिटी हो जाता। मतलब अगर ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता इनसाइड में, आर अगर 0 करो तो ई इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर नहीं है। अगर इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होने का मतलब इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फाइनाइट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है भाई, इतना ज़्यादा नहीं दे सकता है ना। और वहीं से तो हमारा बढ़ना शुरू हुआ है, ओरिजिन से तो हम डालना शुरू किए कि चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे इस सरफेस तक आने तक बढ़ते रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो गया। तो ये आंसर आपका कतई नहीं होगा, आप इसे भूल जाएं। तो हमारा ये रिजल्ट कहता है कि अगर आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ेंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इंक्रीज करती जाएंगी। तो अगर ई अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज करे। कब तक आर इज इक्वल टू, सॉरी कब तक आर इज इक्वल टू आर। अब पता नहीं मैंने इसे सही बनाया है या ग्राफ सही नहीं बनाया, ये ऐसा है ये ऐसा होगा, तो आप देख सकते हैं इसे किस तरह से वैरी करेगा। और जब आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू होगा। जैसे ही आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे, मान लीजिए कि आपको क्या मिलेगा, अगर ये आर और ये आर आ गया आपका ना, तो आर बराबर आर रख दें तो क्या आ जाएगा, आर बराबर आर रख देने पर ई इज इक्वल टू कप्पा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, बिकॉज हर चीज़ तो कांस्टेंट है ना। और जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि बाहर आने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर से लगा लो बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ तो क्या देगा, ये जितना चार्ज यहाँ तक है उतना ही देगा ना। तो यहाँ ये क्यू कैलकुलेट कर लो, क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगेन रो इंटू डी वी, और अभी हम इसका इंटीग्रल 0 टू आर करेंगे। तो जो आपको यहाँ मिला r4/4 2 पाई इंटू 2, तो r4 ये 4 कट जाएगा, r4 पाई, तो ये आपकी टोटल चार्ज हो गई। तो उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो चलो मैंने इसको डिटेल में नहीं किया, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो इसे हम बाद में कभी देखेंगे, और यही है इंटरेस्टिंग चीज़। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बात किया है और ये काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया होगा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ना करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो हमारे काम को पसंद करते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट हमें चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो आपका साथ है वो चलता रहेगा। हमारे भी चैनल को ग्रो करने में आप मदद कीजिए। हम आपको बड़ी अच्छी कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स भी करना है, कंडेंस मैटर भी करना है, ग्रेविटेशनल फिजिक्स की जो मैं अभी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हम सीखेंगे जनरल रिलेटिविटी, और वो भी हिंदी में, ठीक है। क्लैपनेट पे एक सीरीज़ चल रही है, वो इंग्लिश में चल रही है, उसकी अलग वर्जन भी आएगी, अभी नहीं आएगी बाद में आएगी, वो हिंदी में भी आएगी ज़रूर। तो लगे रहिए हमारे चैनल पे, बने रहिए आप, ज़रूरत है आपकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।